हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक यूनिट टेस्ट और उसका सॉल्यूशन जो जनरली आपके स्कूल में जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और इस यूनिट टेस्ट सॉल्यूशन में हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर का फर्स्ट यूनिट टेस्ट लिया गया है। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको किस तरह से देना है उसी का मैं आज सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और हम आपको आज ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे सॉल्व करके एक एक करके दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको दिखने में सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और उस क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल इन मैच्योर एम्ब्रायो सैक। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा ये है एम्ब्रायो सैक जो कि न्यूसेलस के अंदर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटेगुमेंट्स के लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो सर्कल दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में निकालेंगे यहाँ पे तो आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये एक मैंने एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर बना लिया और इसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और वो स्ट्रक्चर क्या क्या है उसे आप समझिए। सबसे पहले ये जो माइक्रोपिलर एंड है, ये वाला एंड माइक्रोपिलर एंड है और ये चलाजल एंड है। जो माइक्रोपिलर एंड है वहां पे एक सेंट्रल लार्ज सेल होता है जिसे बोला जाता है एग सेल। उसके साइड में दो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं उसे बोला जाता है सिनर्जिड सेल्स। और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं और इसका साइज जो है वो एक ही जैसा होता है। तो ये वो कहलाता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और सेंटर में होते हैं दो न्यूक्लियस जिसको पोलर न्यूक्लियर बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपको तीन एंटीपोडल सेल्स मिल रहे होंगे, है ना। तीन जो है यहाँ पे क्या है? एंटीपोडल्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेल है टोटल? तीन। ठीक है, तीन एंटीपोडल सेल्स है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये है एग एग सेल। ठीक है, ये क्या है? एग सेल है। और ये जो टू दिख रहे हैं आपको स्मॉलर, दैट इज द सबसिड्रल सेल, सॉरी सिनर्जिड सेल्स। ओके, ये क्या है? सिनर्जिड सेल, यानी कि आप इसे शॉर्ट में सिनर्जिड्स बोल सकते हो। तो एक सेल कितने हैं टोटल? एक। सिनर्जिड कितने हैं? दो। तो बेटा देखो, ये तीन, एक चार, एक पांच और एक छह, टोटल कितने हो गए? सिक्स। तो सिक्स आपको ऐसे सेल दिख रहे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक एक न्यूक्लियस है। ये जो सेल है बेटा, दैट इज द सेंट्रल सेल। ये जो सेल है ये क्या है? सेंट्रल सेल है। तो सेंट्रल सेल में अगर आप देखोगे तो क्या है? दो न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस है तो ये तो डिप्लॉयड हो गया। सेंट्रल सेल क्या हो गया आपका? डायप्लॉयड हो गया। ठीक है, तो हाइप्लॉयड सेल में एंटीपोडल सेल है, तीन है, एक सेल है, सिनर्जिड सेल है। तो हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल जो है मैच्योर सैक में कितने हैं? टोटल सिक्स। दैट इज द आंसर। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। देन सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सीमेन। यहाँ पे थ्योरी पॉइंट है इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी रिटन दिया है। तो अगर देखिए, अभी आपके पास जो कंटेंट है उसको आप कितने मार्क के लिए लिखोगे? आप जब 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तब इतने सारे कंटेंट लिखोगे, अदरवाइज इतना कंटेंट आपको लिखना नहीं है। अगर मान के चलिए कि 1 मार्क के लिए पूछा गया तो आप बताएंगे कि सीमेन इज ए विस्कस, चिपचिपा रहेगा, है ना, अल्कालाइन, सॉल्टी टेस्ट रहेगा, एंड मिल्की फ्लूइड जिसका पीएच जो है 7.2 से लेके 7.7 तक रहेगा। इजैकुलेटेड, है ना, इजैकुलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सीमेन। ठीक है ना। तो सीमेन इज नॉट ओनली मीन्स स्पर्म। सीमेन का मतलब सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, स्पर्म के साथ जो
असेसरी ग्लैंड्स, जो असेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसका भी सिक्रीशन रहता है, जिसमें आपके सेमिनल फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड है, प्लस प्लस प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता ना, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एपिडाइडमिस का भी सिक्रीशन, दैट इज द जो टोटल निकलेगा आएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सीमेन। ठीक है, तो चलिए ये आप 1 मार्क के लिए बताओगे। 2 मार्क के लिए पूछा गया तो उसमें आप उसकी वॉल्यूम बता दोगे कि जो सिंगल इजैकुलेशन है उसमें 2.5 से लेके 4 ml तक सीमेन रहता है, और उसमें जो स्पर्म है वो 400 मिलियंस तक रहता है। दैट मीन्स नॉट काउंट मीन्स अप्रोक्स मीन्स टू 400, दैट मीन्स कि 200 से लेके 400, फ्रॉम 200 टू 400। ठीक है, 200 टू 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, कितने इसमें, 2.5 टू 4 ml में, और ये सिंगल इजैकुलेशन है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो एपिडाइडमिस का सिक्रीशन रहता है वेरी लेस अमाउंट, असेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन रहता है ज्यादा रहता है, सेमिनल फ्लूइड है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रीशन है। तो जो आपके सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उसका जो सिक्रीशन रहता है उसमें आपके फ्रुक्टोज रहते हैं, उसके साथ साथ जो है फाइब्रिनोजेन रहता है, फाइब्रिनोजेन, ओके, एंड उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहता है। ठीक है ना, तो ये सिक्रीशन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सब सिक्रीट होता है। उसके साथ साथ जो है आपका कुछ और एंजाइम जो है क्या करते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सीमेन। डेफिनेशन ऑफ सीमेन में आप सिर्फ इतना बताना 1 मार्क के लिए अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप इसमें बाकी पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। 2 सेंटेंस सफिशिएंट है 1 मार्क के लिए, और ये जो अभी आपके सामने आंसर है ये 2 मार्क के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। असेक्सुअली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी क्या, बेबी, इज कॉल्ड क्लोन व्हाई। फॉर एग्जाम्पल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये समझिए, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूवन, ठीक है ना, आप न्यूवन बोलिए, न्यूवन, या फिर न्यूवन बोल सकते हैं, या फिर आप इसे ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, या फिर बेबी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, ऑफस्प्रिंग एंड बेबी फ्रॉम, किससे, फ्रॉम, तो न्यूबॉर्न लिखा आपने तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग वन, है ना, प्री एग्जिस्टिंग वन से, पहले से जो है उससे, है ना। फ्रॉम पेरेंट्स, वहां पे अगर आपने ऑफस्प्रिंग लिखा है तो यहाँ आप पेरेंट्स लिख सकते हो। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ये है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, ऑफस्प्रिंग, बेबी फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बट लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, है ना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट मीन्स कि ओनली वन parent, only one parent is involved, only one parent is involved, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, दैट्स इट। तो अगर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, वन पेरेंट, तो इस पेरेंट से क्या बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे, है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे, यानी न्यू बेबी बनेगा। तो जब एक ही पेरेंट है तो इसका जो कैरेक्टर है वो 100% कैरेक्टर किसको जाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को जाएगा, न्यू बेबी को जाएगा। तो इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी मिक्सिंग है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मिक्सिंग ही नहीं है तो इस केस में क्या हो गया कि किसी भी तरह का कोई न्यू कैरेक्टर आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी चीज को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझेंगे।
कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, और एक एग्जांपल की रोज ही ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसका रेड कलर का फ्लावर है। ओके, इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, हमने कटिंग किया या बाकी जो भी प्रोसेस किया, तो उसमें ये जो प्लांट्स रहेगा उसका सेम मोर्फोलॉजिकली जो है ये सेम देगा, सेम कैरेक्टर, है ना। जैसा इसका लीफ का साइज है, कलर है, सेम वैसा ही ये भी क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो बोथ आर मोर्फोलॉजिकली सेम, दोनों के दोनों जो है मोर्फोलॉजिकली क्या है, सेम है। मोर्फोलॉजिकली क्या है, सेम है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्लोन बोला जाता है। अब अगर इसका डेफिनेशन लिखने जाए तो क्या डेफिनेशन लिखे, तो इससे आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि इसका डेफिनेशन जो है हमें क्या लिखना चाहिए। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं ताकि डेफिनेशन भी आपको जो है बिल्कुल भी उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। अगर सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बोलूं तो इसका आपको ये बताना है, बिकॉज, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स formed by asexually asexually, है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो asexually formed offspring आर सिमिलर या फिर आइडेंटिकल, है ना, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सो दे आर कॉल्ड क्लोन। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, क्लोन। सिंपल शब्दों में द बोथ ऑफस्प्रिंग एंड their parents is morphologically and genetically identical and that's why they are called clone। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लांट निगेटिव रूट प्रेशर, यानी कि अगर ये कोई प्लांट है, ये इसका रूट है, तो इसको पानी को ऊपर धक्का नहीं देना पड़ रहा है। क्यों नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे, ठीक है, यहां पे ये जो प्लांट है आपका, ये क्या कर रहा है, पानी को खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ जो है, ये पानी को ऊपर की तरफ जो है वो खींच रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये जो रूट एरिया है, इस रूट एरिया को पानी जो है ये ऊपर की तरफ धक्का नहीं लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि रूट प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको सिंपल बता देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ग्लास है और इस ग्लास में जूस है, और ये जूस मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाला हूं ठीक है। इसमें आप कोई भी स्ट्रॉ डालते हो और यहां से आप उसे क्या करते हो, पीना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। यहां से आप क्या करते हो, इसे पीना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो फोर्स कौन सा रहता है, तो वो फोर्स रहता है सक्शन, यानी खींच रहे हो उसको आप, यानी कि जो वाटर है या जूस है उसे आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे, सॉरी, उसे आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ। तो क्या यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा ही कंडीशन प्लांट में होता है, लेकिन कब, जब प्लांट किस चीज के लिए एक्टिव रहेगा, तो द प्लांट मोर एक्टिवली परफॉर्मिंग ट्रांसपीरेशन। तो अगर कोई प्लांट है और वो प्लांट अगर ट्रांसपीरेशन यानी वाटर जो है लॉस कर रहा है यहाँ से लीफ से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, और वो बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है, इसके कारण से ये पानी जो है अपने नेबरिंग सेल से खींचेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो लीफ जो है यहाँ पे वाटर को ऊपर से खींच रहा है, इसीलिए रूट को प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर 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 ट्रांसपीरेशन जो है वो एक्टिवली होता है, याद रखना है, ट्रांसपीरेशन अगर
एक्टिवली होता है, जो रूट प्रेशर है वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये याद रखना है बेटा। अगर ट्रांसपीरेशन एक्टिवली होगा तो रूट प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये आपको याद रखना है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देन क्वेश्चन है बेटा, ABA यानी क्या, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन व्हाई। क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है क्यों। तो फॉर एग्जांपल कि ये क्या है बेटा, ये लीफ है, ठीक है। ये लीफ से वाटर जो है H2O, वाटर जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वाटर जो है लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में लॉस होता है, तो ये लॉस होते हैं बेटा वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहे हैं। तो ये जो भी प्लांट से बेटा ये अटैच है, उस प्लांट में अगर वाटर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लांट डेड हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन है ना, जब कंडीशन अनफेवरेबल रहेगा तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट, क्या चीज प्रिवेंट करेगा, तो प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन को बेटा क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा बेटा, तो जो वाटर लॉस है ना, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वाटर लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो व्हेन द एब्सिसिक एसिड इज सिक्रेटेड, है ना, तो जब वाटर कम रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन हमने बोला ना, अनफेवरेबल कंडीशन अगर है तो एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस होगा। अनफेवरेबल कंडीशन यानी क्या, तो लो वाटर, जब वाटर प्लांट में कम रहेगा तो प्लांट एब्सिसिक एसिड सिक्रेट करेगा, जो ट्रांसपीरेशन को क्या कर देगा, प्रिवेंट। कैसे, स्टोमाटा को क्लोज कर देगा तो ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाएगा, वाटर लॉस रुक जाएगा। तो जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में था, स्ट्रेस कंडीशन में कब था, जब पानी नहीं था उसके पास, तो उस केस में क्या कर दिया उसने, ट्रांसपीरेशन को रोक दिया। कैसे रोक दिया ट्रांसपीरेशन को, तो ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए उसने क्या कर दिया, तो उसने एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया, सिक्रीट कर दिया। तो एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस को बचाया, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस को बचा दिया क्योंकि वाटर लॉस को बचा रहा है वो। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड को क्या बुलाता है, स्ट्रेस हार्मोन। सिंपल शब्दों में आंसर क्या देना है, during the unfavorable condition and the water less present in plant, during that time plant secrete abscisic acid and prevent the transpiration, and that's why they are called stress hormone। इसीलिए उसको क्या बोलाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। देन क्वेश्चन है बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, उसे बोला जाता है बेटा गोनाड। उसे क्या बोला जाता है, गोनाड। ठीक है। अब अगर गोनाड की बात करते हैं तो इन केस ऑफ मेल, मेल में अगर गोनाड की बात करते हैं तो होता है बेटा टेस्टिज। ठीक है, ये क्या है, टेस्टिज हो गया। इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल वो क्या है बेटा, ओवरीज। ठीक है, तो इन केस ऑफ मेल टेस्टिस इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो बेटा यहाँ पे आपको मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो इसीलिए कोई भी आंसर अगर बता रहा हूं आपको तो बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, उसे गोनाड बोला जाता है। इन केस ऑफ मेल टेस्टिस इज अ गोनाड, इन केस ऑफ फीमेल ओवरी इज अ गोनाड। तो टेस्टिस इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड ओवरी इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल। चलिए बिल्कुल आपको क्लियर कट बताते जा रहा हूं आंसर। तो ये हो गया बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन। 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा तो ध्यान दो आप इस पे कि अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। क्योंकि आपके एक पॉइंट्स पे जो मार्क रहता है वो रहता है 0.5 अगर आपका बिल्कुल ही आंसर करेक्ट है तो। लेकिन इसलिए अभी आप 4 पॉइंट लिखोगे, उसमें से 1-2 पॉइंट गलत हो गया तो इसीलिए आप 2 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखिए, ताकि अगर गलती भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल शॉर्ट एंड सटीक, शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो बेटा यहाँ पे है डिस्क्राइब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है। चलिए मैं आपको अलग अलग कलर लेके जो है यहाँ पे एक एक चीज जो है बिल्कुल समझाऊंगा। यहाँ पे ये हो गया पेडंकल, ये हो गया बेटा कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स हो गया यहाँ पे। एंड उसके बाद आ जाएगा बेटा करोला, जो कि कलरफुल पार्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बना लेंगे गायनोसियम का पार्ट, क्योंकि गायनोसियम जो है आपके सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके साथ हम बना लेंगे, गायनोसियम के साथ जो है बना लेंगे यहाँ पे आपका एंड्रोसियम और स्टेमेन का पार्ट। हम ज़्यादा पार्ट नहीं बनाएंगे, बस एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ पार्ट जो है बना लेंगे। एंड ये रहा इसका पेटल्स का पार्ट, दैट इज द कोरोला, है ना, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक पार्ट बताया है। चलिए यहाँ पे इंडिविजुअल पार्ट, अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूं बेटा, तो ये जो है आपका, ये क्या है, करोला है। करोला का एक पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेटल्स। ये क्या कहलाता है, पेटल, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, ये है कैलिक्स, और कैलिक्स का जो इंडिविजुअल पार्ट है दैट इज द सेपल, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको फिलामेंटस फॉर्म में दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्टेमेन। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये क्या है, स्टेमेन है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला येलो कलर का, दैट इज द कार्पेल। ये क्या है, कार्पेल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन पूछा है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बेटा डायग्राम में आपको ऐसे ही पार्ट बता देना है। देखिए यहाँ पे एक ही पेटल्स है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5, तो 5 पेटल्स मिलके जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कंप्लीट रोल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, इज कॉल्ड कोरोला। यहाँ पे ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 7 हो सकते, तो कंप्लीट रोल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में बताते जा रहा हूं आपको, क्लियर कट। और ये जो देखो यहाँ एक दिख रहा है, ये दो है, हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 200 भी हो सकते। तो कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है, तो प्लेलिस्ट में देखिए, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड कार्पेल यहाँ पे एक ही है, तो अगर ज्यादा रहेंगे या एक भी रहेंगे तो कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गायनोसियम। कंप्लीट रोल ऑफ जो कार्पेल है उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है गायनोसियम, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाने वाला हूं किस चीज के बारे में, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं ये देखिए। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर देखा, जिसमें आपने देखा कि कुछ इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसा लोब लाइक क्या था, स्ट्रक्चर था, ठीक है। लेकिन ये एक था क्या, नहीं, एक से ज्यादा था। वहां पे 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी नंबर इसका जो है अलग अलग स्पेसीज में जो है अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये जो बेटा कंप्लीट रोल है ना, ये क्या है, कंप्लीट रोल है, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है बेटा, कंप्लीट रोल को एंड्रोसियम। मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, आपने पढ़ना क्या है, डिस्क्राइब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो जो आपने कैलिक्स एंड करोला पढ़ा, इट्स नॉट अ मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट्स अ एक्सेसरी पार्ट, सपोर्ट करने वाला पार्ट है। तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके आते हैं एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम क्या है आपका बेटा, एंड्रोसियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलिए, तो इस एक पार्ट को
है ना, इस एक इंडिविजुअल पार्ट को अगर देखा जाए तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो ये है एंथर, ठीक है। और ये जो नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, फिलामेंट। इट्स अ एंथर and the filamentous part is called filament। ये क्या है, ये है फिलामेंट बेटा। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाता है बेटा स्टेमेन, इसे बोला जाता है स्टेमेन, ठीक है, इसे स्टेमेन बोला जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है और किसके बारे में, तो हमें इनके बारे में ज्यादा बताना है। और ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल पार्ट, एंथर। अब एंथर को अगर देखा जाए, है ना, तो एंथर में भी आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं और पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एंथर होता है बेटा इस शेप में, इस एंथर को बोला जाता है बेटा मोनोथिकस, मोनोथिकस एंथर, ठीक है। और एक एंथर होता है जो अभी अभी आपने ड्रॉ करके देखा है इस शेप में, दो लोब दिख रहे ना, तो इसको बोला जाता है डायथिकस, डायथिकस एंथर। इसका सेक्शन व्यू मैं आगे दिखाने वाला हूं, तो फिलहाल हम यहाँ पे रुकेंगे और चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के तरफ, दैट इज द गाइनोसियम। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एंथर के इनसाइड में रहता है पोलन सैक, इसमें रहते हैं पोलन ग्रेन्स, और इसीलिए एंथर को बोला जाता है पोलन फैक्ट्री, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम क्या है, तो गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और ये क्या बनाएगा, तो ये फीमेल गैमिट्स, ठीक है, ये फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कौन से पार्ट है। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, फिलामेंटस लॉन्ग, और ये नीचे जो है स्वेलिंग वाला पोर्शन ये हो गया ओवरी, ठीक है। तो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी। और ओवरी के इनसाइड में, ओवरी के इनसाइड में ही क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है दैट इज द लॉक्यूल, एंड लॉक्यूल यानी लोकेशन ऑफ ओव्यूल, और ये यहाँ पे आपको ओव्यूल दिख रहा है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पेल, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कार्पेल बोला जाता है। स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है, तो ये पॉलिनेशन साइट प्रोवाइड करता है, यहीं पे पोलन ग्रेन सेड होता है, इसलिए पॉलिनेशन साइट। ये जो स्टाइल है इससे होते हुए पोलन ट्यूब का जो टिप रीजन है, पोलन ट्यूब है, वो जाता है। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है। पाथवे किसको प्रोवाइड करता है, तो पोलन ट्यूब को, ठीक है ना, ये पाथवे प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को। ओवरी के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, लोकेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपको यही सब चीजें क्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा हमारे प्ले स्टोर प्लांट रिप्रोडक्शन में, आप उसे जरूर देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एडेप्टेशन इन एंटेमोफाइली फ्लावर, ठीक है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि अगर आप अट्रैक्ट हो गए किसी भी चीज को देख के, तो वो अट्रैक्टफुल होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटेमोफाइली फ्लावर का मतलब क्या होता है। तो एंटेमोफाइली फ्लावर का मतलब होता है बेटा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, है ना। तो अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा तो उसको एंटेमोफाइली फ्लावर या फिर एंटेमोफाइलस फ्लावर बोला जाता है,
ठीक है। तो चलिए इसमें एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यानी क्या क्या ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए जिससे हमारा इंसेक्ट्स जो है ना, जिससे हमारा जो इंसेक्ट्स है वो क्या हो जाए, इस पे अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, हमारा इंसेक्ट जो है इस पे अट्रैक्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। देन उस काफी कलरफुल होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ ब्राइट कलर होना चाहिए। कलर में देखिए यहाँ पे दो अलग अलग स्पेलिंग दिखेगा, CLOUR, COLOUR, COLOR, दोनों सही है। इंग्लिश जो है हमें अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश दोनों में बस इतना ही फर्क है। ठीक है, ब्राइट कलर्ड होना चाहिए, सोई होना चाहिए, है ना, चमकदार होना चाहिए। ठीक है, तो लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, सोई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्मेल, फ्रेग्रेंस, है ना, फ्रेग्रेंस होना चाहिए। तभी तो इंसेक्ट उसको सेंस करते हुए आएगा, है ना। तो फ्रेग्रेंस को ही ऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है ना। जो नेक्टर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और नेक्टर का जो फ्रेग्रेंस है, टेस्ट है, वो कैसा होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। ठीक है, ये सब फीचर होना चाहिए। स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, रफ होना चाहिए। स्टिग्मा जो है वो कैसा रहेगा, रफ रहेगा। जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो पोलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। स्टिकी क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब ये पॉलिनेटर बैठेगा तो बैठने के बाद क्या होना चाहिए, उसके पैर में क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन जो है चिपक जाना चाहिए। तो ये सब नेचर किसका है, तो ये सब नेचर है एंटेमोफाइली फ्लावर का। उसके साथ साथ लार्ज नंबर में क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होना चाहिए, तभी तो इंसेक्ट उसको खाने जाएगा। तो ये सब कैरेक्टर जो है एडेप्टेशन होना चाहिए एंटेमोफाइली फ्लावर में, तभी इंसेक्ट्स जो है उस पर बैठेगा पॉलिनेशन करने को। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, दैट इज द एम्ब्रायोजेनेसिस। तो आपको बता दूं कि क्लीवेज का अगर डेफिनेशन पूछा गया आपसे तो आप सिंपल बताना, फॉर्मेशन, ठीक है, क्या बताना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला फ्रॉम जायगोट। अब ये भी बता सकते हो कहां हो रहा है, तो इन फेलोपियन ट्यूब, कहां पे होता है ये, इन फेलोपियन ट्यूब, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्लीवेज, इज कॉल्ड क्लीवेज। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं आपको तो, ठीक है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये यूटेरस और ये रहा फेलोपियन ट्यूब, ये रहा यूटेराइन बॉडी, ये रहा वजाइना। ठीक है, यहाँ रहा ये ओवरी। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होने वाला है, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा जायगोट, और यहाँ जो है क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा मोरूला। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये 4 दिन का रहता है। ठीक है, 4 डेज में होता है। जायगोट जो है आपका ये सिंगल सेल रहता है। ठीक है, और जो मोरूला रहता है आपका ये 16 to 32 सेल स्टेज रहता है। तो यही तो हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्लीवेज का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, और एक एक चीज जो है उसे क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है ना, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है आपके पास क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, और उसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, दैट इज द जाइगोट। यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा होगा, एंड इस जाइगोट के ऊपर में एक लेयर है, और वो लेयर जो है वो है जोना पेलुसिडा का, जो एज इट इज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जोना पेलुसिडा का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी जायगोट जब बन जाएगा तो कितने घंटे बाद, 30 आवर्स। 30 आवर्स होने के बाद क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, और क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो एज इट इज ही रहेगा। ये जो आउटर लेयर है दैट इज द जोना पेलुसिडा, वो एज इट इज है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये जो आपका जाइगोट का सेल है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज स्मॉलर। तो ईच एंड इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल दोनों सेल को क्या बुलाता है, ब्लास्टोमियर। द डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। देन नाउ सेकेंड डिवीजन। ठीक है, ये कितने घंटे, फर्स्ट डिवीजन 30 आवर्स, जाइगोट फॉर्म हुआ उसके 30 आवर्स बाद हुआ, फर्स्ट डिवीजन के 30 आवर्स बाद, यानी कि 60 आवर्स लेटर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, है ना। तो सेकेंड डिवीजन भी 30 आवर्स के बाद हो रहा है, किसके, फर्स्ट डिवीजन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका जो देख रहे हो साइज में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपको, ये हो गया दो आपके स्मॉलर से, एंड उसके पीछे ये दो लार्जर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है लेकिन साइज जो है बढ़ रहा है क्या, क्लीवेज में नहीं। तो ये हो गया आपका सेकेंड डिवीजन। अब आपको बता दो बेटा ये डिवीजन किस तरह से हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक आपको सिंपल शब्दों में दिखाया जाए तो ये एक सेब है। ठीक है, इसको आपने कुछ इस तरह से कट किया है। पहला ये लॉन्गिट्यूडिनली है, उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह से कट किया है। ठीक है ना, यानी सेब को आप क्या करो, सेब है एक ऐसा कट एक ऐसा कट, और ये कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा ना, इस तरह से, इस तरह से जाएगा ना। तो ये हो गया कैसा, लॉन्गिट्यूडिनल, एक बार ऐसे, दूसरे बार इस तरह से, और तीसरे बार ऐसे। तो ये हो गया सेकेंड डिवीजन। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा थर्ड डिवीजन, और अब जो डिवीजन है वो फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका थर्ड डिवीजन रहेगा, फर्स्ट टू डिवीजन है ना, फर्स्ट टू डिवीजन जो था आपका ये कैसा था, लॉन्गिट्यूडिनल था, बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन, सेकेंड राइट एंगल टू फर्स्ट वन, थर्ड राइट एंगल टू सेकेंड वन। ठीक है, तो अब कैसा डिवीजन हो जाएगा, अब डिवीजन जो है इस तरह से हो जाएगा, है ना। डिवीजन जो है आपका ये किस तरह से हो जाएगा, ऐसे, इस तरह से ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि थर्ड डिवीजन होने के बाद अभी भी देखिए, अभी भी आपका जोना पेलुसिडा एज इट इज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेल जो है क्या हो गए, बन गए। ठीक है, देन कंटिन्यूसली डिवीजन जो है वो फास्टर होते जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें आप देखोगे कि जो लार्जर सेल है वो सेंटर में है, जो स्मॉलर सेल है वो आउटर सेल में है। तो यहाँ जो एक स्टेज आया आपके सामने वो आया 16 to 32 सेल स्टेज। ठीक है, एंड ये जो 16 to 32 सेल स्टेज आया है दैट इज द मोरूला। इसे ही क्या बोला जाता है, मोरूला बोला जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लीवेज। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका ये कहलाता है क्लीवेज। ये कहाँ होता है, किस तरह से होता है, मैंने आपको एक एक चीज बताया है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट एंड स्वीट नोट साइज के लिए आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप बताइए, क्लीवेज का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो बताना है। फिर इट ऑकर्स, तो इट ऑकर्स इन फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है ये, फेलोपियन
ट्यूब में होता है। कितने दिन तक होता है? तो इट स्टार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ 30 आवर्स, ये बताना है, एंड अप टू 4 days, है ना, 4 दिन में ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट है। व्हाट देयर रिजल्ट? दे फॉर्म 16 to 32 सेल स्टेज, और जो ये सेल स्टेज रहता है दैट इज द मोरूला, उसे क्या बोला जाता है? मोरूला। बस यही सब चीजें आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेबी एडेप्टेशन। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा समझाने लायक है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट जो है बताना पड़ेगा, और इसीलिए हम खास करके जो है वही पॉइंट यहाँ पे आपको समझाएंगे, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो ये एक लीगल प्रोसेस है, एंड इसमें कपल्स जो रहेंगे वो, और या फिर सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं बेबी को, ठीक है। तो ये एक लीगल राइट है, ठीक है। एंड इसमें जो बेबी है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और इसीलिए इसीलिए जब भी हम चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो जो पेरेंट्स है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली एबल होना चाहिए। तभी तो अगर किसी पेरेंट्स ने बेबी को अडॉप्ट किया और हो सकता है कि वो आगे चल के बीमार हो जाए, आगे चल के वो उसका डेथ हो जाए, तो उस बच्चे का केयर कौन करेगा? तो इसीलिए वो मेडिकली भी क्या होना चाहिए? फिट होनी चाहिए, और पैसे आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप उसे अच्छा जीवन दे पाओगे, है ना। और अगर आपको अडॉप्ट करना है चाइल्ड, तो आपका एज कम से कम 21 ईयर होना चाहिए। अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है, यही पॉइंट आपको पूछा जाएगा और यही आपको बताना है। इस पे क्वेश्चन 2 मार्क आएगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ओ नो, सिंपल क्वेश्चन है। तो वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म when at room temperature. At room temperature they are in liquid form. They are neutral form. ये क्या होते हैं? न्यूट्रल फॉर्म होते हैं। प्योर वाटर, इसका जो pH है, पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन है, वो क्या रहेगा? 7 रहेगा, ठीक है। देन हाई हीट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग है कि अगर आप कोई भी मटेरियल ले लो गर्म करके और उसे एक पानी के टब में डाल दो, तो ये हीट को क्या कर लेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। आपको अगर इसको वेपोराइज करना है तो उसके लिए आपको मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, इससे ज्यादा जब जाओगे तभी ये हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा, यानी वेपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये आपको 3 अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेस है ना। ओके, तो ये 3 फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस चीज के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? ये रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। देन बेस्ट मीडिया फॉर, बेस्ट मीडियम, क्योंकि सेल में भी 90% वाटर है, बेस्ट मीडियम फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए क्या है? बेसिक मीडियम है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, एंड प्लांट में ट्रांसपोर्ट, है ना, प्लांट में ये, और हम इंसानों में भी, ह्यूमन में भी ये क्या करने का काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, गैसेस, इन सब चीजों में क्या करेंगे? हेल्प करेगा। प्लांट का बॉडी टेम्परेचर में बहुत सारी चीजें बता सकते हो। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 मार्क के लिए, इससे ज्यादा के क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आपके पास शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मिल गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा इज नथिंग बट द ओपनिंग। स्टोमाटा का मीनिंग क्या होता है बेटा? ओपनिंग। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग। याद रखना है ये आपको। Where the stomata are present, तो generally they are present in leaf। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ में, ठीक है। इस लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए
तो इसमें बहुत सारे ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं। इस एपिडर्मल सेल में कहीं पे छोटा सा स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। इस स्ट्रक्चर को ही हमें लार्ज करके देखना है। तो आप तब देखोगे कि यहाँ पे ये किडनी शेप में आपको इस तरह से दो स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक क्लियर कंसेप्ट दिखा रहा हूँ और उसके साथ में कुछ हेल्प करने वाले सेल हैं, दैट इज द सबसीड्रल सेल। ओके, इसे बोला जाता है सबसीड्रल सेल। एंड उसके साथ जो है ये क्या है, इपिडर्मल सेल। ठीक है, बाहर का जो है ये क्या है, इपिडर्मल सेल। एक एक चीज मैं लेबलिंग कर देता हूँ कि ये वाला जो सेल है, ये कौन सा सेल है, ये है आपका इपिडर्मल एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये जो सेल है यहाँ पे उसके साथ में स्टोमाटा की गार्ड सेल के साथ में, दैट इज द सब सीड्रल सेल। एंड ये जो सेल दिख रहा है आपको किडनी सेल, दैट इज द गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल। और यहाँ जो ये ओपनिंग दिख रहा है जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, तो ये जो ओपनिंग है दैट इज द स्टोमा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बेटा, स्टोमा बोला जाता है। अब इसी स्ट्रक्चर को जो है हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, है ना, ताकि आपका जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा का, वो कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा, है ना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है स्टोमाटा के स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम जो है क्या करते हैं, समझते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ए गार्ड सेल बना लेता हूँ। गार्ड सेल बन चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं उसके सपोर्टिव सेल जो है सबसीड्रल सेल वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसीड्रल सेल, ये अलग अलग कलर में दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये ग्रीन कलर से इपिडर्मल सेल। इपिडर्मल सेल बेटा बहुत लार्ज होता है। ठीक है ना, जनरली आपके बुक में उल्टा दिखा दिया जाता है कि गार्ड सेल और यही सेल सब बड़ा दिखाया जाता है, और छोटा जो है आपका कौन सा सेल दिखाया जाता है, इपिडर्मल सेल। तो ये मैंने ग्रीन कलर से जो बनाया है ये इपिडर्मल सेल है, और ये सेल जो होते हैं ये लार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये सेल जो रहा आपका, ये रहा आपका एपिडर्मल सेल, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सेल, दैट इज द सबसीड्रल। सबसीड्रल का मतलब ही होता है हेल्प करने वाला, सबसीड्रल सेल। और ये जो सेल है आपका किडनी शेप में, ये मोनोकॉट में डम्बल शेप में होते हैं, ये है गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है यहाँ पे सेंटर में जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, दैट इज द स्टोमा। ओके, उसके अलावा इस गार्ड सेल में कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको क्या करना है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं कि जो आपका गार्ड सेल है ये मोनोकॉट में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से डम्बल शेप में होता है। ठीक है, ये गार्ड सेल है किस चीज का, किस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में। लेकिन एक मोनोकॉट प्लांट है जिसमें दोनों टाइप के क्या मिलेंगे, दोनों टाइप के आपको गार्ड सेल मिलेंगे, और वो है साइपेरस। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइपेरस एक ऐसा प्लांट है जिसमें डम्बल शेप और आपके बीन शेप, किडनी शेप बोलो, दोनों शेप के गार्ड सेल मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अगर मैं एक सिंगल गार्ड सेल बनाऊं, सिंगल सिर्फ आपको स्टोमाटा को दिखाऊं, तो इसका जो इनर सरफेस रहता है ना, इनर वॉल, ये वाला। ठीक है, इनर वॉल, ये क्या है, इनर वॉल। ठीक है, ये है इनर वॉल। ये थिक होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं। आउटर वॉल जो होते हैं ये थीन होते हैं, और इसमें
इलास्टिसिटी होती है ना, तो ये इलास्टिक होता है। तो यही तो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, इसी के बारे में तो हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी पॉलिनेशन। बिल्कुल इजी है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये किसका टाइप है? ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है बेटा। ये जो है आपका, ये सेल्फ पॉलिनेशन का क्या है? टाइप है। और इसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, ठीक है ना, इसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है वो सेम फ्लावर में होने वाला है। कैसे? देखिए, जैसे कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल ओवरी, एंड ये इसका एंथर, ठीक है। ओके, हमें बाकी चीजों, पेटल्स, कोरोला, ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं अभी। तो व्हेन, मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। तो ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है। ये एंथर से पोलन ग्रेन्स निकला और ये खुद के स्टिग्मा पे अगर ऐसा गिर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। इसका प्लांट जो है एक ही रहेगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा? तो डेफिनेशन में आपको सिंपल बताना है बेटा। द व्हेन, इट्स अ टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन, ये आपको सबसे पहले बताना है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर बिलोंगिंग्स टू सेम मदर प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। हो सकता था कि इसी प्लांट में कहीं दूसरा फ्लावर रहता था और उसके एंथर से अगर इसके स्टिग्मा पे आता था, तो इस केस में इसको क्या बोलाता था? जीटोनोगैमी। इस टाइम में इसे क्या बोलाता था? जीटोनोगैमी बोला जाता था, ठीक है। तो हमें इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे वीडियो डाला हुआ है। प्लांट रिप्रोडक्शन का आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी अगर आता है, इसमें आपको क्या क्या बताना है? सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स, वो किस में होने वाला है? सेम फ्लावर में होने वाला है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो क्या रहेंगे? तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। एंड इसमें नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर की नीड नहीं है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पी दे सकते हो, पी प्लांट, पी प्लांट यानी कि पैसम सतैवम। इतना पॉइंट बताना है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ बेटा। तो मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स ये आपको पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसे छोड़ डाला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटेरियर पिट्यूटरी रीजन होता है, इसमें दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल डेवलप में हेल्प करेगा। सेकेंडरी ओसाइट्स जो रहते हैं ना, सेकेंडरी ओसाइट्स, उसके ऊपर में जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ना, इस तरह से, और तब जाके वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। तो ये फॉलिकल डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद डे 14 को ओवुलेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स रह जाता है, जो आपने देखा होगा इस तरह से ओवुलेशन हो गया, तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है उसका कन्वर्सन कॉर्पस ल्यूटियम में करता है कौन? एलएच। तो एलएच के दो फंक्शन, ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। देन ये जो फॉलिकल्स यहाँ पे आपको दिखा है, जो एफएसएच के कारण बना है, ये फॉलिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवरी में। तो ओवरी में फॉलिकल्स है और फॉलिकल्स क्या बना रहा? ईस्ट्रोजन। बेटा कभी कभी इसको ईस्ट्रोजन भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों वर्ड करेक्ट है। तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा और ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम थिकनिंग को बढ़ाएगा और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में 0.5 से 10 mm तक चला जाता है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ओवरी में, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट। एस्ट्रोजन भी करता है लेकिन मेन रूप से प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन फिर से वही काम करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ाएगा और इनहिबिन जो है एफएसएच के सीक्रेशन को रोक के रखेगा जब तक कि नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तब तक। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और इसके आंसर शॉर्ट एंड स्वीट वे में दिया गया है।
इसका आप फायदा लीजिए। ड्रॉ वेल लेवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए, जब बायो का चैप्टर शुरू हो और डायग्राम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायो में डायग्राम, क्योंकि डायग्राम समझ लिए तो फिर कंसेप्ट जो है इजी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, आराम से बनाना है डायग्राम, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डायग्राम की प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि डायग्राम की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ही प्रॉब्लम जाएगा। यहाँ पे मैं एक एक पार्ट आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज द वजाइना। एक एक पार्ट मैं लेबलिंग करके देने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप थ्योरी लेंगे तो आप ऑलरेडी मैंने लिया है, इस पे लेक्चर आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट में है। एक एक पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो डोम शेप दिख रहा है ना, इस रीजन को बोला जाता है फंडस, ठीक है। तो फंडस यानी कौन सा, यूटेराइन फंडस। ये जो कैविटी है, खाली जगह है, दैट इज द यूटेराइन कैविटी, ठीक है। कभी कभी इसको डायरेक्टली यूटेरस भी बोल देते हैं। ये जो रीजन दिख रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल थिक रीजन, दैट इज द सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन, ठीक है। और ये देखो, ये बीच से ऐसे कैनाल जाएगा यहाँ से, तो इस कैनाल को बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल, इसको बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। ये पार्ट जो है ये है ओवरी, ये ओवरी है। और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट कहलाता है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट जो है ये कहलाता है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को ही यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड वजाइना, दिस रीजन इज कॉल्ड वजाइना। इतना भी पार्ट अगर आपने लेबलिंग करके बना दिया तो हो गया, आपको फुल मार्क मिल गया, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका क्या है, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें ये ओपनिंग जो है आपका, यहाँ वाला ओपनिंग, इस रीजन को बोला जाता है इस्थमस। ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूटेराइन बॉडी, दैट इज द isthmus, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज द फिम्ब्री, ठीक है। ये रीजन जो है ये क्या है, फिम्ब्राई का रीजन है। एंड यहाँ पे भी एक ओपनिंग है, तो ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब एट नियर द ओवरी, द रीजन इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम, इसको क्या बोला जाता है, इनफंडिब्यूलम बोला जाता है। एंड द स्ट्रेट रीजन प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। इसे बोला जाता है एम्पुला। वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑकर, तो एट द रीजन ऑफ एम्पुला। चलिए, डायग्राम बहुत प्यारा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। देन आई डिस्क्राइब द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर के ट्रांसफर सेक्शन जो है आपको क्या करना है, यहाँ ड्रॉ करना रहता है। तो चलिए, मैं आपको ड्रॉ भी करूंगा, उसके पॉइंट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक रफ ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना। और ये रहा इसका 3D वे में डायग्राम, ओके। ये इसके फेलोपियन, सॉरी, ये रह गया इसका पोलन ट्यूब, जिसके अंदर में पोलन ग्रेन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट रहता है। सेम ये भी रहेगा ऐसे ही, है ना, ये भी इसी तरह से अंदर की तरफ रहता है। तो ये मैंने क्या किया है, कटेड वाला रीजन दिखाया है, ठीक है। इसी रीजन को हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, और एक एक चीज जो है हमें समझना है। तो यहाँ पे
ये रीजन हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये सेंट्रल में जो है ये रीजन है, इस रीजन को क्या बोला जाता है? तो इस रीजन को बोला जाता है कनेक्टिव, ठीक है। इसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम रहता है, तो इसी से क्या होता है, वाटर एंड फूड जो है ट्रांसपोर्ट होते रहता है। यहाँ पे एक पोलन सैक है, यहाँ पे भी एक पोलन सैक है, यहाँ पे भी एक पोलन सैक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक पोलन सैक प्रेजेंट है। इस पोलन सैक के अंदर में रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे चल के मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद बना लेता है पोलन टेट्राड। और पोलन टेट्राड जो है आपका वो कुछ इस तरह को देखने को दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ वाला जो है उधर साइड में प्रेजेंट रहता है। तो पर्टिकुलरली हमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर को जो है मैं आपको कहाँ दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर है बेटा वो होते हैं फ्लैट लेयर। सबसे जो आउटर लेयर है वो है फ्लैट लेयर। आपको ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिटेल में नोट्स के साथ, तो आप उसे ज़रूर देखें, ना देखने का भूल ना करें, है ना, क्योंकि इतना प्यारा वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको भी देखने में भी मजा आए, क्लियर भी आए। तो मैंने यहाँ जो बेटा आउटर मोस्ट लेयर बनाया है, तो ये लेयर जो है बेटा ये क्या है, फ्लैट लेयर है। ये जो लेयर है ये फ्लैट लेयर है, और ये सबसे आउटर लेयर है, दैट इज द एपिडर्मिस। ये जो लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके इनर लेयर जो है बेटा सेकेंड लेयर रहता है, दैट इज द एंडोथेसियम। ये लेयर बेटा रेडियली इलोंगेटेड है, दिख रहा होगा आपको कि ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ ये लेयर रेडियली क्या है, इलोंगेटेड है ना, रेडियली जो है ये इलोंगेटेड है। और ये लेयर आपको जो है थिक दिखेगा, और ये लेयर बेटा फाइब्रस लेयर होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है बेटा ये थिक है एंड रेडियली इलोंगेटेड है, ठीक है। मैं पॉइंट भी बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, रेडियली जो है इलोंगेटेड है, एंड उसके साथ साथ रेडियली इलोंगेटेड है, इसमें फाइब्रस थिकनिंग है ना, फाइब्रस थिकनिंग जो है ये क्या है, प्रेजेंट है। और ये कौन सा लेयर है, तो ये सेकेंड लेयर है। पहला लेयर जो था आपका वो एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो है बेटा आपका वो क्या है, एंडोथेसियम, ठीक है। तो एंडोथेसियम इज द सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये आपके दो लेयर यहाँ पे दिख गए आपको। अभी हम थर्ड लेयर ड्रॉ करेंगे, और थर्ड लेयर जो होता है बेटा ये बहुत ही स्मॉलर होता है ना, बहुत ही छोटे सेल से बने हुए होते हैं। ये जो लेयर होते हैं ये काफी थीन लेयर होते हैं बेटा, ये जो लेयर है ये काफी थीन लेयर होते हैं। ये एक लेयर भी हो सकते हैं, दो लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूर नहीं है कि दो लेयर ही रहेंगे या एक ही लेयर रहेंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो ये जो लेयर है बेटा ये लेयर होते हैं काफी थीन। ये जो लेयर है ये क्या होते हैं, थीन होते हैं, 1 to 2 लेयर होते हैं, ठीक है, थीन होते हैं और 1 to 2 लेयर होते हैं। और इस लेयर को बोला जाता है, ओह, ठीक है, इस लेयर को बोला जाता है मिडल लेयर। इस लेयर को मिडल, और इसको डिजेनरेटिव लेयर भी बोलते हैं। क्यों बेटा, कि जब मैच्योर हो जाएगा ना एंथर तो ये डिजेनरेट हो जाता है, और इसीलिए इसको डिजेनरेटिव लेयर भी बोला जाता है। एंड इनर टू इट, इसके सबसे अंदर में जो है ड्रम शेप में प्रेजेंट रहता है एक सेल, और ये जो ड्रम शेप में सेल रहता है दैट इज द टैपेटम, ठीक है। ये सेंटर में ये कंप्लीट रिंग रहेगा, इसका सभी लेयर का रिंग रहता है। ये जो ड्रम शेप बना रहा है बैरल शेप में, दैट इज द
एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, टैपेटम, दैट इज द टैपेटम। ये क्या है? टैपेटम का लेयर है। टैपेटम लेयर को ही न्यूट्रिशनल लेयर भी न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोलते हैं। न्यूट्रिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो इसके फिलहाल अंदर में मैं क्या दिखाने वाला हूं? तो इसके इनसाइड में आपको दिखाने वाला हूं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो है ये सब क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, येलो कलर से मैंने बनाया है यहाँ पे, दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बना है? स्पोरोजिनस सेल से। और ये स्पोरोजिनस सेल में जब मियोसिस होगा तो ये बनाएगा पोलन टेट्राड, और यही आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना प्यारा डायग्राम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये डायग्राम बहुत ही प्यारा है, क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन आया है राइट नोट ऑन न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और वो भी न्यूक्लियर टाइप। तो जब एम्ब्रायोसाइक को देखा जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जायगोट है, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी न्यूक्लिया और मेल गैमेट्स बन के क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्री न्यूक्लियर। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है ओनली डिवीजन इन न्यूक्लियस, एंड दैट्स वाई, इसी के कारण से ये आपका जायगोट, और उसमें ये जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट, दैट इज द न्यूक्लियस। किसी भी तरह का कोई सेल बना क्या? नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। देन उसके बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है? तो सेकेंड स्टेप में सेंटर में वैक्यूल्स डेवलप होते हैं, जिसके कारण से जो भी न्यूक्लियस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाएगा। पेरीफेरी में शिफ्ट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो नेक्स्ट स्टेप में वॉल फॉर्मेशन जो है स्टार्ट फ्रॉम द पेरीफेरल साइड। वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है किधर से? पेरीफेरी साइड थे। लेकिन दे आर नॉट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कोकोनट, है ना? कोकोनट में देखते हैं ना आप, वाटर जो लेयर है वो व्हाइटिश कलर का दिखता है ना, जिसे हम और आप खाते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म। वो क्या हो गया? सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया? सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये जो बीच में वाटर रहता है ना, दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, एंड वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। देन आई डिस्क्राइब द कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो वर्ड समझिए बेटा, कोहेशन, टेंशन। ठीक है, तो कोहेशन में दो टाइप, अधेशन, कोहेशन, ऐसे दो वर्ड आएंगे, अधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एट्रैक्शन, एट्रैक्शन बिटवीन, लाइक का मतलब क्या है? सेम, सिमिलर। लाइक का मतलब क्या है? सिमिलर मॉलिक्यूल। Attraction between similar molecules is called adhesion, and attraction between unlike यानी क्या? dissimilar। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O, 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 इन दोनों, इनके बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन है, दोनों क्या है? सभी क्या है? सेम है, दैट इज द अधेशन। उसे क्या बोला जाएगा? अधेशन। ठीक है, and the water molecules attach with the wall of lignified wall of the xylem is called cohesion। यानी कि अगर ये वॉल है, अगर ये वॉल है, एक ये जाइलम है, तो ये जो वाटर है एक दूसरे से अटैच है, किसके हेल्प से?
तो ये अटैच है किसके से, अधेसिव फोर्स के कारण, अधेशन के कारण। और ये सरफेस से भी अटैच है। क्यों सरफेस से अटैच है, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स है। तो ये पहला कंसेप्ट है, अधेशन एंड कोहेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोहेशन, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल है कोहेशन एंड अधेशन, एंड सेकेंड प्रिंसिपल है ट्रांसपीरेशनल पुल। तो पहले समझिए कोहेशन एंड अधेशन। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। इसे क्या बोलेंगे हम, कोहेसिव। ध्यान देंगे, attraction between like molecules, similar molecules is called cohesive force, while strong force of attraction between water molecules and lignified wall of the lumen of xylem vessel is called the adhesive force, यानी कि unlike molecules। इसके कारण से क्या हो जाएगा, xylem में वाटर कॉलम जो है तैयार हो जाएगा। तो combined adhesive and cohesive force continuous वाटर कॉलम इज डेवलप, वाटर कॉलम डेवलप हो जाएंगे जाइलम में, रूट से लीफ तक, है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसपीरेशनल पुल, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। कोई लीफ का पार्ट है, जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट का लीफ का पार्ट है, यहाँ पे वाटर जो है वो लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कहाँ से पानी खींचेगा, इस वेन से। ये वेन्स पेट्यूल से, पेट्यूल जो है ब्रांचेस से, और ब्रांच में क्या प्रेजेंट है, जाइलम। ये नीचे के सेल से, नीचे के सेल से जाते जाएगा, जाते जाएगा, कहाँ चला जाएगा, रूट में। कहाँ चला जाएगा, ये रूट में। तो यहाँ से पानी खींच रहा है यहाँ तक, कौन खींच रहा है, लीफ खींच रहा है। तो ट्रांसपीरेशन के कारण लीफ खींच रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशनल पुल बोला जाता है। चलिए पॉइंट में समझेंगे। एक्सेस वाटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। कहाँ होता है, लीफ में। तो ट्रांसपीरेशन होने के कारण वाटर लॉस हुआ, जिसके कारण लीफ सेल जो है लीफ वेन से, है ना, लीफ वेसल से, और लीफ वेसल जो है स्टेम से, स्टेम जो है वो रूट से, रूट जो है आपके बाहर से, इस तरह से पानी को खींचेगा। इस प्रोसेस को हम असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। किसके कारण से हो रहा है ये, तो ट्रांसपीरेशन जो है खींच रहा है पानी ऊपर से, ठीक है। तो वाटर लॉस, डीपीडी बढ़ जाएगा। डीपीडी यानी क्या होता है, डीपीडी का मतलब दूसरा नाम है सक्शन, सक्शन, ठीक है। किसी चीज को खींचना, है ना, किसी चीज को खींचना, ठीक है, दैट इज द सक्शन। ओके, तो सक्शन हम उसे बोलते हैं। तो दिस विड्रॉ वाटर अल्टीमेटली फ्रॉम जाइलम इन द लीफ, है ना। तो लीफ जो है जाइलम से वाटर को विड्रॉ कर रहा है, एंड ये कंटिन्यूसली जो है ट्रांसपीरेशन होते रहेगा, जिसके कारण से एक सक्शन प्रेशर का ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, एंड जिसके कारण से जो है जो गार्ड सेल है वो आपका पानी जो है जाइलम से खींचते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशनल पुल का ही कुछ पॉइंट है। क्रिएट अ टेंशन, टेंशन यानी कि खिंचाव, जिसके कारण से निगेटिव पुल आएगा, है ना, कॉल निगेटिव पुल और ट्रांसपीरेशनल पुल, ये जाइलम में डेवलप हो जाएंगे, और इसके कारण से जो वाटर कॉलम है वो ऊपर की तरफ खींचे जाने लगेगा, एंड जो वाटर है वो अपवर्ड पैसिवली बिना एनर्जी यूज किए जाने लगेगा, दैट इज द असेंट ऑफ सैप, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर में ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये यहाँ से पानी खींचते खींचते रूट तक पहुंच गया, ठीक है, और इस तरह से पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेशन बेटा कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपना वैल्यूबल कमेंट जो है, फीडबैक जो है वो देना ना भूले, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो झा सर को याद करना ना भूलें। और ऐसे प्यारे से सेशन के लिए और नोट्स के लिए बायोलॉजी लॉन्चर का हमारा चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी डिस्कशन करना है कर सकते हैं, जो नोट्स चाहिए वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। चलिए आपके लिए एक प्यारा सा इमोजी, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम विदा लेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।